देख रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि जब आप खबर पर अपनी राय बनाएं तो वो सटीक और निष्पक्ष हो। ढेर हो गए जिंदा जलाने आए आतंकी। हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे जल्लादों की एक नहीं चली। बांदीपुरा में आतंकियों ने खतरनाक मंसूबे किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने धाराशाही कर दिए, आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के इरादे से 4 आतंकी आए थे, लेकिन हमारी मुस्तैदी के चलते चारों के चारों खुद ही ढेर हो गए। सीआरपीएफ सदा जाए, सीआरपीएफ सदा जाए, सीआरपीएफ सदा जाए। जाबाजों की दिलेरी के आगे पस्त हो गए दहशतगर्द। नाकाम हो गई उरी जैसे हमले की साजिश। चलाने के इरादे से आए आतंकी हो गए ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की बड़ी साजिश तार तार हो गई। दहशत की एक बड़ी वारदात वक्त रहते कुचल दी गई। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के इरादे से आए 4 आतंकी मार गिराए गए। बताया जा रहा है कि ये आतंकी उरी की तरह एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आतंकियों का इरादा कैंप को आग लगाकर जवानों को जला देने का था, लेकिन चेतन चीता की बटालियन पर हमला करना आतंकियों के लिए महंगा साबित हुआ। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के जाबाजों ने आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। इसी कैंप के अंदर मिलिटेंट्स ने घुसने की कोशिश की और जहां पर जो तैनात थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन्होंने इसी गेट पर उनको रोक दिया और उन चारों मिलिटेंट्स को मार गिराया। वहीं ये एक फिदाइन अटैक था और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये थी कि जो ये कैंप है इसके अंदर फिदाइन अटैक किया जाए और इसके अंदर नुकसान किया जाए। हालांकि इसके गेट पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सवेरे उन चारों मिलिटेंट्स को रोक दिया। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कितने बजे हुआ था ये इंसिडेंट? ये 3:35 पे चालू हुआ था। फर्स्ट फायर आया था, उसके बाद हम लोग कैंप में अलर्ट होते हुए कैंप में उसका फायर का जवाब फायर से दी और उसके बाद फिर वो यहीं पे चारों ढेर हो गए। आतंकियों ने एक बार फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की। सुबह करीब 3:35 पर आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। आतंकियों के पास से 4 असॉल्ट राइफल, 1 दर्जन ग्रेनेड और यूबीजीएल पाउच, भारी मात्रा में कारतूस, दवाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, 3 रेडियो सेट, जीपीएस, मैट्रिक्स शीट, पेट्रोल और सूखे मेवे जैसी चीजें मिली हैं, जिससे लगता है कि आतंकवादियों का इरादा लंबे वक्त तक कब्जा जमाए रखने और भारी नुकसान पहुंचाने का था। देखिए, 4 फिदाइन थे, जैसा कि आपने देखा 4 मार गिराए गए हैं, तो ये स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य यही था कि वो कैंप में प्रवेश कर जाते, वहाँ पे भारी नुकसान करते और एक लंबा प्रोट्रैक्टेड बैटल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चलती, जिसमें हमारा भी भारी नुकसान हो सकता था। जवानों की जाबाजी से आतंकियों के खतरनाक मंसूबे धराशायी हो गए। सूत्रों की माने तो आतंकी एलओसी के उस पार से दाखिल हुए थे। हालांकि इनका ताल्लुक किस आतंकी संगठन से था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान की जाबाजों ने आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी तो दूसरी ओर आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को भी दे दिया सख्त संदेश। सरहद पर अमन कायम करने के लिए भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत तो की, लेकिन बातचीत की पहल इस बार पाकिस्तान की ओर से हुई थी। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के सामने एलओसी पर गोलीबारी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और सख्त पैगाम दे दिया। भारतीय डीजीएमओ ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों की मदद और सीजफायर वायलेशन बंद नहीं करती, माकूल जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंक के मददगारों पर कार्रवाई जारी है। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं के घर पर आज भी छापेमारी की, जिसके बाद एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए हुर्रियत नेताओं ने श्रीनगर में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हुर्रियत के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। आतंक के मददगारों पर शिकंजा, टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ा एक्शन।
कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के मोहरों पर NIA का शिकंजा। अलगाववादियों के 25 से ज्यादा अड्डों पर छापेमारी के बाद आतंक के मददगार बौखला गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की दबिश के बाद अलगाववादी नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अब करें तो क्या। इससे पहले कि वो NIA के छापों के खिलाफ रणनीति बनाते, सुरक्षा बलों ने अलगाववादियों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स को हाउस अरेस्ट और डिटेन रखा। जहां सईद अली शाह गिलानी को पहले से ही हाउस अरेस्ट रखा गया था, वहीं मीरवाइज उमर फारूक को भी आज सुबह सवेरे हाउस अरेस्ट किया गया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रेसिडेंट यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया और लोकल पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। हम इस वक्त सईद अली शाह गिलानी के रेजिडेंस के बाहर है, जहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई थी सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स की, जो कि NIA की रेड्स हो रही है उसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या आगे होगा, उसके लिए यहाँ पर आज सुबह सवेरे 11 बजे मीटिंग रखी गई थी, जो कि पुलिस ने फॉइल कर दी है। NIA की छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को बड़ी संख्या में अलगाववादियों की नापाक दौलत का पता चला। छापों में करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद होने की खबर है। इसके अलावा करीब 40 लाख की ज्वेलरी, सिक्के और जायदाद के दस्तावेज मिले हैं। तलाशी के दौरान NIA अधिकारियों को लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लेटर हेड मिले हैं। जांच अधिकारियों ने कई पेन ड्राइव, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जिन हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें नईम खान, बिट्टा कराटे, जावेद गाजी बाबा शामिल है। छापेमारी के दौरान मिले बैंक खाते और लॉकर सील कर दिए गए हैं। Law must take its course and investigation must be concluded. So anybody trying to derail that has to be effectively dealt with. ये तो महज आगाज है। जैसे जैसे कार्रवाई की रफ्तार आगे बढ़ेगी, पाकिस्तानी मोहरों की एक एक करतूत बेनकाब होगी, क्योंकि आतंक के पीछे पाकिस्तानी पैसों का बड़ा खेल है। इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और जहां फंडिंग बंद हो जाएगी तो ये आतंकवादी गतिविधियां भी, ये पत्थरबाज, ये रेडिकलाइजेशन और अलगाववादी नेताओं की कार्रवाई भी में काफी कम फर्क होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कश्मीर में आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कश्मीर में बैठे अपने मोहरों के जरिए वो आतंक फैला रहा है और ये सब उसी टेरर फंड के दम पर होता है जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए हिंदुस्तान तक पहुंचता है। और अब इसी कनेक्शन के भंडाफोड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। अब महाराष्ट्र में अन्नदाता सड़क पर उतर आए हैं। 1 जून से शुरू हुआ आंदोलन राज्य के कई हिस्सों में फैल गया है। फडणवीस सरकार के तमाम आश्वासन के बावजूद भी किसान सड़कों पर हैं और अब मुंबई के डिब्बे वालों ने भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर उन्हें दम देने की कोशिश की है। सरकार ने कर्ज माफ किया जाए और किसानों के जो भी सुविधा है वो पूरी दी जाए। 6 दिन से महाराष्ट्र का किसान संप पे गया हुआ है, उसको हमारा सपोर्ट है। पूरा बंद है, किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए। बंद दुकानें, सड़क पर बहता दूध, ये अन्नदाता के गुस्से की आंच है। महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर उतर आए हैं, मांग कर्ज माफी की है और जब तक सरकार उनकी गुहार नहीं सुन लेती तब तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान है। महाराष्ट्र में अन्नदाता के गुस्से की आग भड़क रही है और आज पूरा देश महसूस कर रहा है। औरंगाबाद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लातूर में भरे टैंकर का दूध सड़कों पर बहा दिया गया। कर्ज के बोझ तले दबा किसान अब कुछ और सुनने को तैयार नहीं। यवतमाल में किसान सड़क पर उतर आए, सिर मुंडवाकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं अहमदनगर में आंदोलन हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि अहमदनगर जिले में पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। वहीं राहुरी में दूध के एक टैंकर में आग लगा दी गई। इसके बाद पुलिस बल के साथ मुंबई के लिए टैंकर रवाना किए गए। किसानों के आंदोलन की आंच धीरे धीरे तेज होती जा रही है और अब उनके साथ मुंबई के डब्बा वाले भी उतर आए हैं। किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए डिब्बे वालों ने भी उनकी मांग जल्द मानने की अपील की है। हम डब्बे वाले काम तो बंद नहीं कर सकते, मगर वो शेतकरी बांधव हमारा जो संप पे गया है, जिसने बंद रखा है महाराष्ट्र में, उनको सपोर्ट करने के लिए मुंबई का डब्बे वाला आज काम कर रहा है, मगर काली फीत लगा के काम कर रहा है। यानी हम उनको कहना चाहते हैं कि आपके बंद में हम भी सहभागी हैं। किसानों के दर्द पर सियासत में भी संग्राम छिड़ चुका है। सरकार के साथ ही शिवसेना भी हमलावर है और कांग्रेस भी हल्ला बोल रही है। सरकार में चाहे हम या कोई
किसानों के साथ नाइंसाफी, बेईमानी अगर कोई करता है तो शिवसेना ने हमेशा किसानों के साथ हमने की जो हमारी भूमिका है वो कभी तोड़े नहीं। छोटा किसान या बड़ा किसान ऐसा भेदभाव करके किसानों के अंदर फूट डालने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। इससे फायदा कुछ नहीं होगा। पूरे महाराष्ट्र भर में जब बारिश नहीं होने के कारण हालात जब बिगड़े थे तो ऐसे हालात में सभी के लिए कर्ज माफी होनी चाहिए। उसमें छोटा या बड़ा करके फायदा नहीं है। अन्नदाता परेशान है और सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन किसानों को इंतजार राहत का है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ है 1 जून से और अब तक 10 लाख लीटर दूध बर्बाद होने का अनुमान लगाया जा सकता है। दूध की कमी दूर करने के लिए गुजरात से भी अतिरिक्त दूध मंगवाया गया। आपको बताते हैं विरोध में किसान सड़कों पर दूध बहा रहे हैं। 5 दिनों में भारी मात्रा में सब्जियों के भी नुकसान का अनुमान है। थोक बाजार में सब्जियों की आवक ठप पड़ जाने से मुंबई महानगर क्षेत्र में खुदरा बाजारों में सब्जियां गायब हो गई हैं या ऊंचे दामों पर मिल रही हैं। पुणे के शिरूर में बाजार बंद रहे तो वहीं नासिक के मालेगांव सूरत हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम लगाकर आंदोलन और तेज कर दिया। यवतमाल के लोहार में पैसेंजर्स को बस से उतारकर भी तोड़फोड़ की गई है। तो आंदोलन न सिर्फ आक्रामक हो रहा है बल्कि उग्र भी हो रहा है कुछ जगहों पर। अब बात करते हैं उस दर्दनाक हादसे की जहां एक गलती और बस बन जाती है चिता। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूपी रोडवेज की बस मुसाफिरों के लिए मौत बनकर आई। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मृतक के घर वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन 24 मुसाफिरों के लिए कैसे ये सफर मौत का सफर बन गया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। धू-धू कर जल उठी बस। यूपी रोडवेज की बस बन गई चिता। एक गलती से जिंदा जल गए 24 मुसाफिर। इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोंडा जा रही बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। गोंडा डिपो की ये बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी कि तभी बरेली में ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक की वजह से बस का डीजल टैंकर फट गया, जिसकी वजह से आग लग गई। आग की लपटों के बीच यात्रियों की चीखें गुम होने लगी। रोडवेज बस में आगे की तरफ दरवाजे से निकलने के लिए लोग भागे, लेकिन गैलरी और दरवाजे से आगे आग की लपटों ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनकी वही मौत हो गई। जो बाइफर्केशन बना हुआ है बरेली से हाईवे पर चढ़ने के लिए, ठीक तिराहे पे इन दोनों बसों में, बस और ट्रक में टकराहट हुई है और तुरंत उसमें आग लगा और लगभग बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर्चरी के लिए आई हैं वो 22 बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से जली हुई, जिनके लिंक के बारे में भी पता नहीं चल रहा है, जो यहाँ रखे गए हैं। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में योगी सरकार के मंत्री बरेली पहुंचे, आला अधिकारियों के साथ बैठक की, अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। जो इंजर्ड हैं उनके लिए तुरंत जो है वो कैश दिया गया है, उनकी सुविधा के लिए 5-5 हज़ार रुपया। उसके बाद जो है जो इंश्योरेंस से या ट्रांसपोर्ट से हमारे जो मिलेगा, माननीय मंत्री जी ने बताया है, उसकी संख्या भी 5 लाख रुपए होगी और माननीय मुख्यमंत्री के कोष से भी जो है वो 2 लाख रुपए की सहायता उनको दी जाएगी। किसको दी जाएगी, मूल प्रश्न ये उठता है। वो जो रोस्टेड पड़ा हुआ है जिसको पहचाना नहीं जा सकता है, तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा और समय के बाद उनके लिए जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, लीगल बाइंडिंग सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, तुरंत उनके लिए जो है वो सहयोग राशि दे दी जाएगी। सरकार मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन एक सफर का यूं दर्दनाक अंत होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर सो रहा था और उसका हेल्पर बस चला रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि बस गलत साइड में थी, इसी वजह से लखनऊ की ओर से जा रहे ट्रक से जा टकराई और फिर देखते ही देखते जीते जागते इंसान कंकाल बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत में सूरज की 3rd डिग्री जारी है। रविवार को जहां दिल्ली का पारा 47 डिग्री के पार चला गया, आज भी लोग गर्मी से झुलसते नजर आए। क्या इंसान और क्या बेजुबान, गर्मी के सितम के आगे कैसे सब बेबस नजर आए, आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जून में जानलेवा गर्मी, हीट वेव से हाहाकार, शहर शहर गर्मी का कहर। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से जल रहा है। गर्मी ने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंसान हो या जानवर, सभी गर्मी के प्रहार से पस्त हैं। सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। शहर शहर इसका कहर दिख रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रविवार को पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
दिल्ली में ऐसा 29 साल बाद हुआ है। हम लोग के यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे मौसम कम है, बट यहाँ की थोड़ा सफोकेशन कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। हम तो जबलपुर में, इससे थोड़ा कम ही ठंडा है। यहाँ तो बहुत तेज़ सूरज बिल्कुल डायरेक्ट निशाने में पड़ रहा है। यूपी के ज़्यादातर जिलों के हालात भी कमोबेश दिल्ली की ही तरह हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। लोग पूरे चेहरे को ढककर बाहर निकल रहे हैं। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से ड्राई और नमी रहित हवाएं जो है हमारे रीजन में आ रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। इंसान के साथ साथ जानवर भी गर्मी के आगे बेबस है। ये देखिए कैसे एक घोड़ा गर्मी के आगे हिम्मत हार गया और झुलसाती गर्मी से बचने के लिए एक कार के अंदर घुस गया। गर्मी पड़ रही है। मैं लोकल जयपुर का हूँ। ये प्याऊ देख के आज ऐसा लग रहा है 30-40 साल पुरानी बात याद आ गई। सर गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज पसीना आ रहा है। कम सुबह से 1 किलो पसीना निकल चुका है शरीर में से। चंडीगढ़ का तापमान 47 डिग्री पहुँच गया है। कुछ लोग ठंडई का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सर बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है। मैं हूँ अपने पिंडों आया है। मेरा पिंड इतों 10 किलोमीटर है। मैं रास्ते भी आने 5 मिठे पानी के छबील देख चुके हैं। पंजाब के ज्यादातर जिले गर्मी से तप रहे हैं। बठिंडा का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अमृतसर और लुधियाना का तापमान 47 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से गर्मी और ज्यादा जलाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। गर्मी जिस तरह से अपने चरम पर है, ऐसे में आप क्या कुछ सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो झुलसाएगी। देखते हैं बात काम की में। जून का महीना आते आते गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी, लू लगने, स्किन बर्निंग या कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या बरतें सावधानी, हम बताते हैं। जब सूरज सिर पर है तो बाहर कम ही निकलें। खाली पेट बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। गर्मियों में खूब पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। शरबत, गन्ने का जूस, लस्सी, छाछ वगैरह पिएं। आम का पन्ना भी हीट अटैक से बचाव में मददगार होता है। स्किन बर्न होने पर नारियल तेल या जोजोबा तेल से मसाज करें। कॉटन फैब्रिक इस मौसम के लिए मुफीद होता है। बच्चों को बाहर बिल्कुल न ले जाएं। घर के अंदर कूलर या हल्की एसी में रहने दें। बच्चों को हर आधे घंटे में पानी पिलाते रहें। ज्यादा गर्मी और लू चलने पर शाम के वक्त भी बच्चों को बाहर ले जाने से बचें। अगर बाहर ले जाना ही पड़े तो बच्चे को हैट या छतरी जरूर दें। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें इंसान और प्रकृति के मजबूत रिश्ते को सलाम करती हैं। 16 बीघे में फैली बरगद की शाखाएं मिसाल हैं पर्यावरण संरक्षण की। ये संरक्षण संभव हुआ है ग्रामीणों की भक्ति की वजह से। इस इलाके के लोग पेड़ को ग्रामीण देवता की तरह पूजते हैं। मान्यता के मुताबिक इसका एक पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। पेड़ की टहनियां इतनी सघन हैं कि गांव के लोग परिवार समेत इसके नीचे आपदा के वक्त रह सकते हैं। बताया जाता है कि गांव में कितना भी अकाल पड़ा हो, लेकिन ये पेड़ कभी नहीं सूखता। राजसमंद की तस्वीर उम्मीद जगाती है, पर शहरों का कचरा, खासकर प्लास्टिक, नाउम्मीदी के हालात पैदा करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक प्लास्टिक की वजह से हर साल 1 लाख समुद्री जीव मर रहे हैं। हर साल देश में 56 लाख टन प्लास्टिक कचरे का पहाड़ खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्लास्टिक दुनिया के लिए परमाणु बम से भी बड़ा खतरा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र ने कानून बनाया है। प्लास्टिक 12 राज्यों में बैन है, लेकिन इसका इस्तेमाल घट नहीं रहा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण दुनिया के लिए चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।